हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहानों का इतिहास। अगर हम चौहान वंश की बात करें तो वैसे तो चौहान वंश की 6 शाखाएं बताई जाती हैं। उसमें एक है अजमेर या सपादलक्ष के चौहान, जिसका संस्थापक था वासुदेव। 551 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, इस शाखा की। इसके बाद में नाडोल के चौहान, जिसका संस्थापक लक्ष्मण को माना जाता है, जिसने 960 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी। जालोर का चौहान वंश, जिसका संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है, जिसने 1181 में इस शाखा की स्थापना की। रणथंभौर के चौहान, इस शाखा का संस्थापक गोविंद राज को माना जाता है, जिसने 1194 में इसकी स्थापना की। हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक देवी सिंह हाड़ा था, जिसने 1241 में हाड़ौती के चौहान वंश की शाखा की नींव रखी। और सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा को माना जाता है, जिसने 1311 में इस शाखा की नींव रखी। अब हम अजमेर के चौहान वंश के का अध्ययन करने से पूर्व हम चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत ही संक्षेप में जो मत प्रचलित है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अग्निकुंड मत जो है वो ये कहता है कि अग्निकुंड से महर्षि वशिष्ठ के द्वारा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, अंत में चौहान की उत्पत्ति की गई। और यह मत जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। और इस मत के समर्थक कौन है? नैणसी, मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। ब्राह्मणवंशी मत के समर्थक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। उनके अनुसार चौहान जो है वो ब्राह्मण वंशीय है, और ऐसा उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कहा है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और इसी ब्राह्मण वंशीय मत का समर्थक कौन है? कायमखा रासो नामक पुस्तक में भी यही कहा गया है। इसके अलावा चंद्रावती के लेख में भी यही कहा गया है, और गोपीनाथ शर्मा भी जो है इस मत का समर्थन करते हैं। सुंधा माता लेख के अंदर यह मिलता है कि चौहान महर्षि वशिष्ठ की संतान है। तो इस प्रकार ये तीनों मत जो है वो चौहानों की उत्पत्ति देशी जातियों से मानते हैं, देशी क्षत्रियों से मानते हैं, या वो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वही कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। उसमें डॉक्टर भंडारकर एक जगह पे लिखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से हुई है। वही कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ और विलियम क्रुक्स जो है वो चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम चौहानों के मूल स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चौहानों के मूल स्थान के बारे में ये कहा जाता है, अलग अलग मत प्रचलित है। उसमें एक मत ये कहते हैं कि चौहान जो है वो सांभर के आसपास रहते थे, और सांभर झील के आसपास। और उस समय उस इलाके को, सांभर के आसपास के इलाके को शाकंभरी या सपादलक्ष कहा जाता था। तो और यहीं से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। इस मत के समर्थक में बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध कोश और चौहानों की जो वंशावली है उसमें ये जानकारी मिलती है कि चौहान जो है वो सांभर के आसपास रहते थे। ऐसा बिजोलिया शिलालेख में, प्रबंध कोश में और चौहानों की वंशावली में देखने को मिलता है। और इस शाकंभरी या सपादलक्ष की राजधानी क्या होती थी? अहिछत्रपुर हुआ करती थी। ठीक है ना, अहिछत्रपुर या नागौर हुआ करती थी। वही सुरजन चरित और हम्मीर महाकाव्य ये बताते हैं कि चौहानों का मूल स्थान पुष्कर था। हर्षनाथ अभिलेख जो सीकर जिले से प्राप्त हुआ है, इसमें चौहानों की प्राचीन राजधानी
अनंत गोचर प्रदेश को बताया गया है। अनंत गोचर प्रदेश को चौहानों की प्राचीन राजधानी बताया गया है, यानी मूल स्थान बताया गया है अनंत गोचर प्रदेश। और उस समय अनंत गोचर प्रदेश का मतलब होता था सीकर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है अनंत गोचर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो हर्षनाथ अभिलेख जो है अनंत गोचर प्रदेश को बताता है, सुरजन चरित्र और हमीर महाकाव्य पुष्कर को बताते हैं। और सांबर जो है जो बिजोलिया शिलालेख और प्रबंध कोश और चौहानों की वंशावली से हमें ये मालूम पड़ता है कि चौहानों का मूल स्थान जो है वो सांबर और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसको शाकंभरी या सपाद लक्ष्य कहा जाता था, हुआ करता था। और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिछत्रपुर हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश का पूरा इतिहास देखेंगे, राजाओं के एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जो राजा हुए, आरंभिक शासक जो हुए, उन्होंने कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य तो नहीं किए, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो उनके बारे में जो जो भी तथ्य उपलब्ध हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का, अजमेर के चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव को माना गया है, जिन्होंने 551 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश की नींव रखी और सपाद लक्ष्य में शासन किया। इसके काल में राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर या नागौर हुआ करती थी। और वासुदेव चौहान ने ही किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। और जबकि सांबर कस्बा और अजय मेरू दुर्ग जो है वो अजय पाल के द्वारा निर्मित किए गए थे, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने करवाया। जबकि सांबर कस्बे का निर्माण और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? सांबर कस्बे और अजय मेरू दुर्ग अजय पाल ने बनवाए, जबकि सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव ने करवाया। नेक्स्ट है, वासुदेव के बाद में जो शासक का उल्लेख मिलता है, सामंत नाम के राजा का उल्लेख मिलता है, और इनको बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय विप्र कहा गया है, मतलब वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर उसके बाद में दुर्लभ राज, बिल्कुल इनको क्रम से कोई याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ जो है वो इनके द्वारा कोई अगर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है या उसके इस काल की कोई महत्वपूर्ण घटना है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। दुर्लभ राज जो वत्सराज प्रथम प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक जो हमने पढ़े हैं, उन गुर्जर प्रतिहार शासकों का यह सामंत हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार इस वंश के सामंत हुआ करते थे चौहान, ठीक है ना। ये चौहान जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या है? सामंत है। इसमें से दुर्लभ राज जो है वो वत्सराज प्रथम का सामंत हुआ करता था। इसके बाद में गुवक प्रथम जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, और इसी ने गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। इसके साथ में गुवक प्रथम जो था वो नागभट्ट द्वितीय का सामंत हुआ करता था। गुवक द्वितीय, इसने अपनी बहन कलावती का विवाह कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज को उस समय कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। तो गुवक द्वितीय ने अपनी बहन का विवाह कान्यकुब्ज के प्रतिहार शासक भोज प्रथम से करवाया था। चंदन राज, जिन्होंने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक रुद्र को पराजित किया था। फिर उसके बाद में आता है वाकपति राज प्रथम, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की
ऐसा हर्षनाथ अभिलेख में मिलता है। और साथ ही साथ वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों को पराजित किया। तो यहाँ से वाकपति राज प्रथम से अब जो है चौहानों का उत्कर्ष प्रारंभ होता है और यहाँ से जो है वो एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रतिहार शासकों को इसने वाकपति राज प्रथम ने पराजित किया। हालांकि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ता नहीं प्राप्त की इसने, परंतु कुछ प्रतिहार शासकों को इसने अवश्य पराजित कर दिया था। इसके बाद में आते हैं सिंहराज, जिन्होंने दिल्ली के तोमरों और प्रतिहारों को पराजित किया। और ध्यान रहे, सिंहराज के भाई लक्ष्मण ने नाडोल में जाकर के चौहान वंश की नींव रखी। नाडोल में जाकर के सिंहराज के भाई लक्ष्मण ने नाडोल में जाकर के चौहान वंश की नींव रखी। अब इसके बाद में आते हैं विग्रराज द्वितीय। विग्रराज द्वितीय की बात करें तो यह सिंहराज का पुत्र था और इसने प्रतिहारों से पूर्णतया स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, प्रतिहारों से पूर्णतया स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला जो राजा है वो विग्रराज द्वितीय है। कई स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले राजा में वाकपति राज, सिंहराज और इनके नाम भी मिलते हैं। ठीक है ना, सिंहराज का भी नाम मिलता है, पर ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है कि विग्रराज द्वितीय जो है जो प्रतिहारों से पूर्णतया स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया और भड़ोच पर अधिकार कर लिया। और वहाँ पर भड़ोच के अंदर आशापुरा देवी का मंदिर बनाया। विग्रराज द्वितीय की एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए कि इसने चालुक्य शासक मूलराज को पराजित करके भड़ोच पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर आशापुरा देवी का मंदिर बनाया जो इनकी कुल देवी थी। आगे चलिए, दुर्लभ राज द्वितीय जो कि विग्रराज द्वितीय का छोटा भाई था, जिसे दुर्लध्यमेरु के नाम से जाना जाता है। शक्राई अभिलेख में इसको महाराजाधिराज और कहा गया है। नाडोल के चौहान शासक महेंद्र चाहमान को इसने पराजित किया था, दुर्लभ राज द्वितीय ने। तो इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बल्कि ये केवल ध्यान रखना है कि इसका जो उपनाम है वो पूछा जा सकता है। आगे जो शासक हुए महत्वपूर्ण, उसमें है गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज तृतीय को पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक ने लिखा है, वेरी घरटट कहा गया है, यानी कि शत्रु संहारक कहा गया है। किसको कहा गया है? वेरी घरटट गोविंदराज तृतीय को किसमें कहा गया है? पृथ्वीराज विजय में कहा गया है। फरिश्ता ने लिखा है कि मारवाड़ में गजनी के शासक के आक्रमण को इसने रोक दिया था। मारवाड़ के ऊपर जब गजनवी का आक्रमण हुआ था या गजनी का आक्रमण हुआ था, तो फरिश्ता ये कहता है कि मारवाड़ में गजनी के आक्रमण को किसने रोक दिया था? गोविंदराज तृतीय ने रोक दिया था। आगे बात करेंगे वाकपति राज द्वितीय की। वाकपति राज द्वितीय इसने मेवाड़ के गुहिल शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था। इसके बाद में छोटे छोटे और राजा होते हैं जिनका कार्यकाल बहुत सीमित होता है। वीरराम, चामुंड राय, सिंहरी, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रराज तृतीय, और उसके बाद में जो शासक बनते हैं चौहान वंश के जो शासक बनते हैं पृथ्वीराज चौहान प्रथम। और इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो यह है कि पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे चालुक्य शासक। 700 के करीब
चालुक्य जो है वो पुष्कर के अंदर ब्राह्मणों को लूटने आने वाले जो 700 जो चालुक्य है उसको मौत के घाट उतार दिया था। किसने उतारा था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने ब्राह्मणों की रक्षा की थी चालुक्यों से। अब सबसे महत्वपूर्ण जो शासक जो आते हैं वो है अजय राज, जिनका कार्यकाल 1105 से 1130 ईस्वी तक मिलता है। ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे अजयराज, और इसने क्या किया था? उज्जैन के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर दिया था। उज्जैन के कौन से शासक को पराजित कर लिया था? नरवर्मन को। किसने? अजयराज ने। पृथ्वीराज विजय में यह कहा गया है कि गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी इसने परास्त किया था अजयराज ने। इसके अलावा अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गढ़ बीठली कहा जाता है। गढ़ बीठली या अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसको तारागढ़ की उपमा भी दी जाती है। अजयराज की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई, और इसीलिए अपनी पत्नी के नाम पर इसको तारागढ़ या गढ़ बिठली भी कहा जाता है। और इसी अजय मेरु दुर्ग के अंदर मीरान शाह की दरगाह है और घोड़े की मज़ार भी यहाँ स्थित है। तो अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी, और इस अजमेर शहर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसके अलावा अजयराज के कार्यकाल की एक प्रमुख बात यह मिलती है कि इसने जो सिक्के जारी किए थे उसके ऊपर अपनी पत्नी का नाम भी लिखवाया था। अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी लिखवाया था। अपनी रानी सोमलवती का नाम भी मिलता है, और अपना खुद का नाम श्री अजय देव लिखवाया था। तो सिक्कों के ऊपर जो है अपनी रानी का नाम भी मिलता है, और उसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रकार पृथ्वीराज का पुत्र था नरवर्मन, उज्जैन के परमार शासकों को पराजित किया। पृथ्वीराज विजय उसमें ये कहा गया है कि इसने गजनी के मुस्लिम शासकों को भी परास्त किया था। इसके अलावा अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, अजमेर शहर की स्थापना करवाई और उसको अपनी राजधानी बनवाया। सिक्कों के ऊपर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया। आगे बढ़ते हैं, और अजयराज के अंदर अजयराज जी के कार्यकाल के अंदर जो कार्य हुए, जो उपलब्धियां हासिल हुई, उसके आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के कार्यकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किस राजा के काल को कहा जाता है? अजयराज के कार्यकाल को कहा जाता है। और किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि अजयराज अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंप करके पुष्कर चला गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अर्णोराज के बारे में। ठीक है। अजयराज के बाद में उसका पुत्र अर्णोराज शासक बनता है, जिसका कार्यकाल 1133 से 1155 के बीच में बताया जाता है। इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तुर्कों को परास्त कर दिया। अजमेर के समीप तुर्की आक्रमणकारियों को समाप्त किया और इनके रक्त से जो जमीन खराब हो गई थी उसको साफ करने के लिए इसने अजमेर में चंद्रा नदी के पानी को रोक करके आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण अजमेर में किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है। और उसने तुर्कों को परास्त किया था अजमेर के समीप। इसके अलावा इसने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। हरितानक दिल्ली के राजाओं के विरुद्ध अभियान चलाया और उनको परास्त किया। गुजरात के शासक जय सिंह ने अर्णोराज से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, गुजरात का शासक कौन है? जय सिंह। वो अर्णोराज से सैनिक सहायता प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए अपनी पुत्री
कंचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से कर दिया। और बाद में अर्णोराज से सैनिक सहायता लेकर मालवा के शासक यशोवर्मन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। जयसिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से। क्यों किया? क्योंकि वह उससे क्या चाहता था? अर्णोराज से सैनिक सहायता प्राप्त करना चाहता था। फिर बाद में क्या किया? जयसिंह ने अर्णोराज से सैनिक सहायता ले ली और यशोवर्मन को परास्त कर दिया। ठीक है। फिर यशोवर्मन का जो उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था कुमारपाल, ये जो मालवा का शासक है यशोवर्मन, उसका उत्तराधिकारी कुमारपाल हुआ और उसका फिर अर्णोराज से संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि कुमारपाल ने माउंट आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित कर दिया। अर्णोराज जी वहाँ पर हार जाते हैं। मालवा के शासक कुमारपाल, जो कि यशोवर्मन का पुत्र था, उससे हार जाते हैं। और फिर क्या होता है? कहा जाता है कि अर्णोराज ने अपनी बहन या पुत्री, ठीक है ना, इसके बारे में विवाद है, कई जगह बहन मिलता है, कई जगह पुत्री मिलता है, तो अपनी बहन या पुत्री का विवाह फिर कुमारपाल से कर लेते हैं और विवाद को समाप्त कर देते हैं। इस युद्ध का वर्णन, ये जो कुमारपाल और अर्णोराज के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन हमें हेमचंद्र के द्वयाश्रय महाकाव्य में और मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में और हेमचंद्र के द्वयाश्रय महाकाव्य में मिलता है। इसके बाद में क्या होता है? अर्णोराज की हत्या कर देता है उसका पुत्र जगदेव, जो कि चौहानों के अंदर पितृहंता के रूप में माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुमारपाल अर्णोराज जी को पराजित कर देता है और कुमारपाल जो है इसी अभियान के दौरान चित्तौड़ पर भी कब्जा कर लेता है और चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में सज्जन नाम के व्यक्ति को गवर्नर जनरल नियुक्त कर देता है। ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं, अर्णोराज स्वयं शैव उपासक था, लेकिन वह कट्टरता नहीं रखता था। धार्मिक मामलों में बहुत सहिष्णु प्रवृत्ति का था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। और अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी के पानी इसमें गिरता है। अर्णोराज के समय जो प्रमुख विद्वान, जो दरबारी कवि या आश्रित कवि थे, वो थे देवबोध और धर्मघोष। याद रखने, देवबोध और धर्मघोष किसके कार्यकाल में राजकवि थे? अर्णोराज के समय। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विग्रराज चतुर्थ की बात करते हैं। विग्रराज चतुर्थ, जिनका कार्यकाल 1158 से 1168 तक का माना जाता है। विग्रराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव भी कहा जाता है। विग्रराज चतुर्थ के कार्यकाल को चौहानों का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना जाता है। ऐसा दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक में कहते हैं कि विग्रराज चतुर्थ का जो कार्यकाल था वह चौहानों का स्वर्ण काल है। जबकि गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के कार्यकाल को चौहानों का निर्माण काल कहा है। ठीक है। तो विग्रराज चतुर्थ के बारे में हम बात करें तो यह जगदेव का भाई है। विग्रराज चतुर्थ कौन था? जगदेव का भाई है और अर्णोराज का पुत्र है। विग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली, यानी कि ढिल्ली का, उस समय दिल्ली को ढिल्ली का कहा जाता था, कि तोमर शासक को पराजित किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ जो है वो दिल्ली पर पहली बार शासन करने वाला या दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला प्रथम शासक कौन है? विग्रराज चतुर्थ।
तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया और उसने और भी चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके पाली, जालोर और नागौर पर अधिकार कर लिया। मुस्लिम शासकों को पराजित करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे हिसार और झांसी पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने चित्तौड़ में जो कुमारपाल ने जो गवर्नर नियुक्त किया था सज्जन को, उसको भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया और उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, चित्तौड़ को भी। फिर गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया, अमीर खुसरू शाह को, और इसी अमीर खुसरू शाह को ललित विग्रहराज जो नाटक है उसमें हम्मीर का नाम का कैरेक्टर जो है वो इसके नाम से चलता है, तो उसको ललित विग्रहराज नाटक में उसको हमीर कहा गया है। ठीक है, तो अमीर खुसरू शाह को भी पराजित किया। चित्तौड़ के जो कुमारपाल के द्वारा नियुक्त जो सज्जन था उस गवर्नर को भी परास्त कर दिया। मुस्लिम शासकों को परास्त करके हिसार और झांसी पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा चालुक्यों से पाली, जालोर और नागौर अपने अधिकार में कर लिए और दिल्ली के तोमर शासकों को भी पराजित कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह प्रथम शासक था। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा आसपास के जो बड़े बड़े जो राज्य थे उनको जीत लिया जाता है। इसके अलावा उसने बिलासपुर नाम का कस्बा भी बसाया था, बिलासपुर नाम का कस्बा। तो विग्रहराज चतुर्थ एक प्रतापी शासक था और प्रतापी शासक होने के साथ साथ में वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसलिए जयानक भट्ट नाम के विद्वान ने उसको कवि बांधव की उपमा दी है। कवि बांधव की उपमा विग्रहराज चतुर्थ को किसने दी है? जयानक भट्ट ने दी है। और कवि बांधव का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ पोएट, कवियों का मित्र या कवि बांधव। ठीक है, उसके यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबार के अंदर जो महत्वपूर्ण कवि राजकवि थे वो एक का नाम मिलता है सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी है या ग्रंथ लिखा है। और ललित विग्रहराज इस पुस्तक में इंद्रपुर की देसल देवी और बीसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है और इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बीसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक में सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ को विपचितान माध्य नाम यानी कि विद्वानों में प्रथम नाम से भी संबोधित किया है या उपनाम या उपाधि प्रदान की है। किसने की है? सोमदेव ने। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ स्वयं भी एक अच्छा विद्वान था और उसने हरिकेली नाटक लिखा है। हरिकेली नाटक की रचना की है जो कि किस भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर है। ठीक है, आगे ये स्वयं ने लिखा है हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के जो मंत्री थे पद्मनाभ, उसकी देखरेख में एक साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। किसकी देखरेख में? पद्मनाभ की देखरेख में, जो कि मंत्री है। एक साहित्य सम्मेलन हुआ और उसका सभापतित्व किसने किया था? सोमदेव ने किया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य में संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसका नाम था संस्कृत कंठाभरण नाम की एक पाठशाला का निर्माण करवाया। और इस पाठशाला को बाद में जब पृथ्वीराज तृतीय की बात करूंगा मैं, पृथ्वीराज तृतीय जो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब हार जाते हैं और भारत में
मुस्लिम शासन की नींव पड़ जाती है, तो मोहम्मद गोरी के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था, एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था लगभग 1200 ईस्वी में। और इस 2.5 दिन के झोपड़े के मस्जिद के अंदर पंजाब शाह का उर्स लगता है, जो कि 2.5 दिन का होता है। आगे हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। कहाँ पर? टोंक जिले में। टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर बांध का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। शिवालिक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि मलेच्छों को भी इसने परास्त किया था। इसके अलावा इसके एक और दरबारी कवि हुए हैं, जैन दरबारी कवि धर्मघोष सूरी, ठीक है। और इनके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य में एकादशी के दिन पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया था कि एकादशी के दिन कोई भी पशु नहीं काटेगा, ऐसा धर्मघोष नामक जैन दरबारी कवि के कहने पर किया था। ये धर्मघोष नाम के दरबारी कवि जो है वो अर्णोराज के दरबार के अंदर भी थे, ठीक है ना। धर्मघोष, यही धर्मघोष जो है वापस विग्रहराज चतुर्थ के दरबार के अंदर भी रहते हैं। फिर इसके विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगे नाम के एक राजा का नाम मिलता है, केवल नाम ही मिलता है। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय की बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय जो है वो इसके अपर गांगे के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय बनते हैं और इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो निसंतान मृत्यु होने पर पृथ्वीराज का द्वितीय का जो चाचा होता है सोमेश्वर, वो शासक बन जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा सोमेश्वर शासक बन जाता है और इसका विवाह कलचुरी की यानी त्रिपुरी के राजा अचल की बेटी कपूरी देवी से होता है, कर्पूर देवी से होता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज के बाद में इसका चाचा सोमेश्वर बन जाता है शासक। सोमेश्वर, इसकी हत्या चालुक्य वंशीय भीम द्वितीय ने की। उस समय भीम द्वितीय चालुक्य वंशीय गुजरात का शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की क्या कर देता है, वो हत्या कर देता है, ठीक है। सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर नाम से भी जाना जाता था, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इसकी उपाधि है। अब सोमेश्वर के मृत्यु के बाद में सोमेश्वर और कर्पूरी देवी जो थी, उनका जो पुत्र होता है वो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। इसका जन्म 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। चूंकि पिता की क्या हो जाती है, सोमेश्वर की असामयिक मृत्यु हो जाती है, 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है और इस समय उसका जो संरक्षक होता है पृथ्वीराज चौहान का, उसका नाम था भीधा। भीधा जो था वो पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक था। जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो जब तक पृथ्वीराज छोटे होते हैं तब तक उनकी माता कर्पूर देवी जो है वो शासन संभालती है और
कपूर देवी जो है वो किसकी मदद से शासन संभालती है? उनके शासन संभालने के दौरान उनका प्रधानमंत्री जो है कैमास, और उनका जो सेनापति होता है वो भुवनमल और कैमास, इन दोनों की मदद से जो है वो शासन संभालती है। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को दलपंगुल, राय पिथोरा और हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम मिलता है नाट्यरंबा। 1180 से इन्होंने स्वतंत्र शासन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो क्या कर रहे थे? कपूर देवी अपनी माता के संरक्षण में जो है वो शासन हो रहा था, लेकिन अब जो है 1180 में वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लग जाते हैं, और बाद में वो दिग्विजय की नीति का प्रारंभ करते हैं। दिग्विजय की नीति। और इस दिग्विजय की नीति के तहत उसने नागार्जुन का दमन किया, भंडानकों का दमन किया, चंदेलों पर विजय प्राप्त की, चालुक्यों पर विजय प्राप्त की, और चौहान शासक जो गढ़वाल वंश के थे, ठीक है ना, जयचंद, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। सबसे पहले हम देखते हैं नागार्जुन का दमन। नागार्जुन कौन था? चचेरा भाई था इसका। उसने जैसे ही पृथ्वीराज शासन संभालना प्रारंभ कर देता है, चचेरे भाई ने नागार्जुन ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और इसने गुड़ापुरा यानी कि गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। चचेरे भाई नागार्जुन ने क्या किया? गुड़ापुरा या गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। नागार्जुन के इस कृत्य को देख करके पृथ्वीराज तृतीय ने उसके ऊपर हमला किया, और पृथ्वीराज ने उसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। ठीक है। नागार्जुन कौन था? उसका सचेरा भाई था। ठीक है। कहाँ पर कब्जा किया था? गुड़गांव या गुड़ापुरा पर कब्जा किया था। फिर आते हैं भंडानकों का दमन। भंडानक कौन थे? भंडानक जो है वो सतलज प्रदेश की एक जाति है जो गुड़गांव और हिसार में बस गई थी। ठीक है ना। गुड़गांव और हिसार में बस गई थी, और इसी गुड़गांव वाले इलाके से ये लोग क्या कर रहे थे? अलवर, भरतपुर और मथुरा में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे ये भंडानक। ठीक है। जो कि उस दौरान पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य में आते थे। तो अलवर और भरतपुर और मथुरा के अंदर ये जब ये प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और भंडानकों को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं, और वहाँ से उनको भगा देते हैं, उनको खाली करवा देते हैं वहाँ से। ठीक है। और उनका दमन कर देते हैं एक प्रकार से। तो ये भंडानक जो है वो भागे भागे किसके पास चले जाते हैं? चंदेल शासक परमर्दी देव के पास में चले जाते हैं। परमर्दी देव के पास चले जाते हैं भंडानक जो। ठीक है ना। और परमर्दी देव कौन है? चंदेल शासक ये है, और ये महोबा के अंदर शासन कर रहा है। तो भंडानक जो है चंदेल परमर्दी देव से जा मिले। जब पृथ्वीराज को ये बात जानकारी में मिली कि ये भंडानक जो है वो चंदेल शासक परमर्दी देव से जा मिले हैं, तो इनके बीच में युद्ध होता है, जिसे तुमुल का युद्ध कहते हैं। तुमुल का युद्ध किसके बीच में हुआ? चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर परमर्दी देव के 2 वफादार सैनिक आल्हा और उदल मारे गए थे। ठीक है। और इस युद्ध के अंदर परमर्दी देव हार जाता है, और हारने के बाद में महोबा पर पृथ्वीराज तृतीय का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने
पंजुन राय को, किसको? पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। पंजुन राय को, महोबा को जीतने के बाद में उसके ऊपर किसको अधिकारी बनाया था? पंजुन राय को अधिकारी बनाया था। फिर नेक्स्ट आता है चालुक्यों पर विजय। नाडोल के चौहान और आबू के परमार, नाडोल के चौहान शासक और आबू के जो परमार थे वो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के सामंत थे। भीमदेव द्वितीय के क्या थे? सामंत थे। कौन? नाडोल के चौहान और आबू के परमार, ये भीमदेव द्वितीय के क्या है? सामंत है। तो नाडोल और आबू के प्रश्न को लेकर के भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में नागौर का युद्ध होता है। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी के अंदर, 1184 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? नागौर का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ठीक है। और बाद में जो है जगदेव प्रतिहार शासक जगदेव के द्वारा मध्यस्थता की गई और भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौहान गढ़वाल से संघर्ष, चौहानों और गढ़वालों का संघर्ष। चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य था? गढ़वाल राज्य था, या कन्नौज भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। कन्नौज के आसपास जो है वो गढ़वालों का शासन था। दोनों में दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर के गढ़वाल जो कि कन्नौज के अंदर शासन कर रहे हैं, ये भी किस पर कब्जा करना चाहते हैं? दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय भी कहाँ कब्जा करना चाहता है? दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। इसको लेकर के दोनों में क्या हो जाता है? वैमनस्य हो जाता है। और यह वैमनस्य जब जयचंद्र की पुत्री, गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का जब अपहरण कर पृथ्वीराज तृतीय उसको लेके जाता है, तो यह विवाद या वैमनस्य और बढ़ जाता है। और इसी के कारण से तराइन के युद्ध में, तराइन का जब युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, उस समय जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो ये थी पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय की नीतियाँ, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय की जो नीति है, उस दिग्विजय की नीति को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, इसने स्वजनों के विरोध को समाप्त कर उससे मुक्ति पाना। स्वजनों का विरोध यानी कि अपने ही लोगों का जो है विरोध रोक करके उनसे मुक्ति पाना। नागार्जुन कौन था? चचेरा भाई था, तो इससे मुक्ति पाना, ठीक है ना। दूसरा, पड़ोसी राज्यों का दमन और राज्य विस्तार। पड़ोसी राज्यों का दमन और राज्य विस्तार। देखिए यहाँ पर भंडारकों का दमन किया, चंदेलों का दमन किया, चालुक्यों पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये, और इसी के साथ साथ में विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। विदेशी शत्रुओं का मुकाबला, और विदेशी शत्रुओं का मुकाबला किससे किया था? मोहम्मद गोरी से किया था। मोहम्मद गोरी से, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, विदेशी शत्रु। तो ये है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय की नीति। इसमें स्वजनों के विरोध को समाप्त कर उनसे मुक्ति पाना, पड़ोसी राज्यों का दमन और राज्य विस्तार, और विदेशी शत्रुओं से मुकाबला करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की बात करते हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के समय उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर गयासुद्दीन गोरी का शासन था। गयासुद्दीन गोरी उत्तर पश्चिम के अंदर, पृथ्वीराज चौहान के समय में उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर कौन शासन कर रहा था? गयासुद्दीन गोरी। इसने क्या किया? अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर बना दिया 1173 में।
और मोहम्मद गोरी जो है वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने 1178 में चालुक्य भीमदेव द्वितीय को पराजित 1178 में चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से जो है वो मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो जाता है। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से। हालांकि मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, सिंध, पेशावर, लाहौर, इन सब पर अधिकार कर रखा था। कहा जाता है कि तराइन के युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में कई छिटपुट लड़ाइयाँ हुई, 1186 से 1191 के बीच में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में अनेक लड़ाइयाँ हुई। इसमें अलग अलग जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग संख्या बताते हैं और इस तथ्य को, इस ऐतिहासिक तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि कई लड़ाइयाँ हुई थी और उन लड़ाइयों के अंदर पृथ्वीराज जो है वो जीतते हैं और मोहम्मद गोरी जो है उसमें पराजित हुए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 लड़ाइयाँ, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 लड़ाइयाँ, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 लड़ाइयाँ, प्रबंध कोश के अनुसार 20 लड़ाइयाँ, सुरजन चरित्र के अनुसार 21 लड़ाइयाँ और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 लड़ाइयाँ हुई। आपको संख्या याद नहीं रखनी है, बस आपको ये याद रख लेना है कि इससे पहले छिटपुट लड़ाइयाँ हुई है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में और 1186 से 1191 के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज जो है वो विजय हुए थे। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन के अंदर 2 लड़ाइयाँ हुई, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन कहाँ स्थित है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक स्थान है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ। तबर ए हिंद भटिंडा के प्रश्न पर युद्ध हुआ था। ये भटिंडा, तबर ए हिंद, उस पर अधिकार जमाना है, दोनों को इस प्रश्न को लेकर के युद्ध हुआ। तराइन को उस समय तोरायण या तरावड़ी भी कहा जाता था। इस युद्ध के अंदर दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने गोरी को घायल कर दिया था। इस युद्ध में गोविंदराज जो कि दिल्ली का गवर्नर है, उसने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया और इस युद्ध के अंदर चौहान सेना जो है, राजपूतों की जो सेना है, वो मुस्लिम सेना पर भारी पड़ती है। मुस्लिम सेना जो है वो इस युद्ध से भाग खड़ी हुई, परंतु राजपूत सेना ने उसका पीछा नहीं किया और यही भूल जो है, इस भूल की कीमत जो है उनको द्वितीय युद्ध में चुकानी पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय के इस कृत्य को, कि इसने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया, दशरथ शर्मा ने इसे पृथ्वीराज का शैथिल्य कहा है। पृथ्वीराज का शैथिल्य कहा है। किसने कहा है पृथ्वीराज का शैथिल्य? दशरथ शर्मा ने। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध क्यों हुआ था? तबर ए हिंद या भटिंडा के प्रश्न को लेकर के हुआ था, ये ध्यान कर लेना। और फिर भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया तो दशरथ शर्मा ने उसको पृथ्वीराज का शैथिल्य बोला और इसी की कीमत उनको द्वितीय युद्ध में उठानी पड़ी। अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ। पृथ्वीराज के साथ इस युद्ध में उसका बहनोई जो कि मेवाड़ का शासक था समर सिंह, ठीक है ना, उसका बहनोई मेवाड़ का शासक समर सिंह और दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ में थे। गोरी ने इस युद्ध के अंदर षड्यंत्र किया। उसने पृथ्वीराज के समक्ष संधि प्रस्ताव भेजा और उस संधि प्रस्ताव को देख करके पृथ्वीराज जो है आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए और इसी बीच मोहम्मद गोरी के द्वारा हमला कर दिया जाता है।
और इस युद्ध में अचानक हमले की वजह से गौरी जो है वो युद्ध में विजय हो जाते हैं। उसने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। अजमेर पृथ्वीराज के, और बाद में अजमेर जो था वो पृथ्वीराज के पुत्र को भारी कर लेकर के, बहुत ज़्यादा टैक्स लेकर के मोहम्मद गौरी ने अजमेर जो है वो वापस पृथ्वीराज के पुत्र किसको दे दिया? गोविंद राज को दे दिया। गोविंद राज को, गोविंद राज जो पृथ्वीराज का पुत्र है उसको जो है वापस से अजमेर लौटा देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी कर लेकर के। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज का भाई गोविंद राज जो है, पृथ्वीराज का जो पुत्र है गोविंद राज, वो अजमेर का शासक बनता है, पृथ्वीराज का भाई जो है, पृथ्वीराज का जो भाई है उस गोविंद राज को वहाँ से भगा देता है, उसको पदच्युत कर देता है। तो यही गोविंद राज बाद में जो है रणथंभौर में चला जाता है और वहाँ जो है रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव रखता है। गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दे करके बाद में जो है मोहम्मद गौरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपना विश्वस्त सेनानायक था, सेनापति था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो शासन दे करके स्वयं जो है वो लौट जाता है। ऐबक ने अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला थी, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, उस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ देता है और वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कर देता है, जहाँ पंजाब शाह का उर्स लगता है। ठीक है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के पश्चात पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उस संबंध में अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार मोहम्मद गौरी द्वारा गजनी को मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और वहाँ उसको अंधा कर दिया गया। ठीक है। और वहाँ पर फिर जो है पृथ्वीराज के द्वारा शब्द भेदी बाण चलाए जाते हैं और उस बाण से जो है वो गौरी मर जाता है। बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में एक दूसरे को कटार भोंक करके आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो कथानक है ये इसका वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है। वही हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर मरवा दिया गया। पृथ्वीराज को कुछ दिन तक कैद करके रखा था और फिर बाद में मरवा दिया, ऐसा कहा जाता है। विरुद्ध विधि विध्वंस, ये ध्यान रख लेना, इसका जो मत है वो सबसे डिफरेंट है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज जो है वो युद्ध भूमि में शहीद हो गए थे। विरुद्ध विधि विध्वंस नामक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। जबकि यूफी और हसन निजामी, जिनकी हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, इनके द्वारा भी अलग मत प्रस्तुत किया गया है। मिनहाज उस सिराज तथा फरिश्ता, इनके द्वारा भी अलग अलग प्रकार के मत प्रस्तुत किए गए हैं। पराजय के क्या कारण बताए जाते हैं? पराजय के कारण गौरी जो है वो उसकी सुव्यवस्थित और कुशल युद्ध नीति और पृथ्वीराज का चारों ओर शत्रु बना लेना, चारों ओर के शासकों को उन्होंने क्या बना लिया था? शत्रु बना लिया था, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। तीसरी बात, युद्ध की तैयारी के बजाय वो आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि उसने प्रथम युद्ध के अंदर जो भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया, दुश्मन को फिर कमतर आंक लिया उन्होंने, कम आंकना। और चूंकि पृथ्वीराज के पास में कहा जाता है कि सामंती सेना थी, अलग अलग सामंतों की सेनाओं से मतलब मिल करके जो है वो लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, इस वजह से उसकी पराजय हुई। ठीक है। पराजय के परिणाम की बात करें तो पराजय के परिणामों की बात करें हम तो पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के युद्ध में हारने के बाद में भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य प्रारंभ हो गया और मोहम्मद गौरी इस मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुए, उन दोनों युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज रासों में,
ताज उल मासिर जो हसन निज़ामी की है, और तबकात नासिरी जो कि मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। इन तीनों पुस्तकों के अंदर दोनों युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। इन दोनों युद्धों का वर्णन जो है तीनों पुस्तकों में देखने को मिलता है। और भारत में स्थायी जो है मुस्लिम साम्राज्य जो है यह नींव पड़ जाती है। इसीलिए पृथ्वीराज तृतीय को अंतिम हिंदू नरेश कहा जाता है। और यह माना जाता है कि पृथ्वीराज की छतरी जो है काबुल में भी है। काबुल के अंदर पृथ्वीराज की छतरी मौजूद है। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो एक महान सेनानायक तो थे ही थे, एक महान राजा तो थे ही थे, साथ साथ में वो विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार के अंदर जयानक भट्ट, चंदबरदाई, जनार्दन, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, ये सभी कवि उनके राजकवि थे, दरबार में मौजूद थे। जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद में संस्कृत विद्यालय, जिसको सरस्वती कंठाभरण कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया, जहाँ पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का। और यहाँ पर जो माना जाता है कि 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था विग्रहराज चतुर्थ के कार्यकाल के अंदर, 85 विषयों का, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो है मस्जिद बन गई, कैबक के द्वारा बनाई गई। अब अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण 2 तथ्यों की बात करूँगा। युद्ध के जो परिणाम आए उससे क्या प्रभाव हुआ उसकी चर्चा करें तो उसमें आरसी मजूमदार और हबीब इरफान अलग अलग जो बातें करते हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार जब पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है, पृथ्वीराज तृतीय जो हार जाता है, तो न केवल चौहानों की शक्ति का नाश हुआ, पृथ्वीराज तृतीय के हारने से न केवल चौहानों की शक्ति का नाश हुआ बल्कि हिंदू धर्म का भी नाश हुआ। क्योंकि इसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने या मुस्लिम जो शासकों ने भारत के अंदर मौजूद हिंदू धर्म के मंदिरों और मूर्तियों का बहुत ज़्यादा नाश किया, ठीक है। तो ये है आरसी मजूमदार की बात। वही हबीब इरफान जी कहते हैं कि नवीन शहर, इसको नवीन शहरी क्रांति कहते हैं। नवीन शहरी क्रांति किस प्रकार से कि मध्य एशिया से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना हुई। मध्य एशिया से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना हुई और वाणिज्य, व्यापार और नगरीकरण में वृद्धि हुई। वाणिज्य, व्यापार, ठीक है ना, उसमें वृद्धि हुई, ठीक है ना। और मध्य एशिया के जो देश है, मध्य एशिया के देश है, उनसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़े, वाणिज्य व्यापार बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा। इसको हबीब इरफान जो है वो नवीन शहरी क्रांति कहते हैं। तो इसी के साथ में चौहान वंश का, अजमेर के चौहान का इतिहास पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप यूं ही मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।